अवयवों को पृथक करने के लिए एक विधि पर्याप्त नहीं है, हमें कई सारी विधियों का एक के बाद एक यूज़ करना होता है, जिससे कि हमें डिज़ायर रिजल्ट मिल जाता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 7 देखते हैं। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। ठीक है, रेत और नमक का मिश्रण, इसे आप कैसे अलग अलग करेंगे, रेत को नमक को कैसे अलग अलग करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी रेत और नमक को हस्त चयन विधि से अलग अलग नहीं कर सकते। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। अब इसमें हम क्या करेंगे, रेत और नमक के मिश्रण को जल में डालेंगे। ठीक है, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। अब बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख देंगे। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जो रेत है वो बीकर की तली में बैठ जाएगा, क्योंकि रेत भारी होता है। ठीक है, और नमक क्या करेगा, नमक पानी में घुल जाएगा। ठीक है, तो रेत बचा, रेत क्या करेगा, रेत नीचे बैठ जाएगा तली में। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर लेते हैं। ठीक है, इस रेत के तली में बैठने को क्या क्या कहते हैं बताइए, अवसादन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवसादन। और इसका जो ऊपर का जो जल होगा, रेत तो नीचे बैठ जाएगा और जल जो नमक घुला हुआ वो जल होगा, उसको हम दूसरे गिलास में उड़ेल देंगे और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण। क्या कहते हैं, निस्तारण। उसके बाद उसको पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है, अब बताइए, निस्तारित द्रव में क्या क्या होगा, नमक और जल होगा ना। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें वही नमक घुला हुआ है। ठीक है, अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। अब हमें क्या करना है, रेत तो अलग हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, नमक बचा। अब इस नमक को जल से हमें अलग करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब इस द्रव को क्या करेंगे, केतली में भरेंगे और उसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। अब इस केतली को गर्म करेंगे, क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं। देखिए इस तरह से, ये केतली में नमक घुला हुआ जल है। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से जो जल है वो इसकी टोटी में भाप बनकर निकलेगा और ये ढक्कन पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस ढक्कन पर आ जाएगा और इस ढक्कन के ऊपर हमें क्या रखना है, बर्फ़ के टुकड़े रखने हैं। तो जो ये भाप है, ये भाप संघनित होकर के इस बीकर में बूंद बूंद करके टपकती रहेगी। ठीक है, तो जो ये भाप निकली है, जो जल भाप में कन्वर्ट हुआ है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन। जो जल भाप में कन्वर्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं वाष्पन, और ये जो भाप वापस से जल में कन्वर्ट हुई है तो इसको बोलेंगे हम संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन। ठीक है, एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो, ये ले ली। ठीक है, प्लेट की केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। प्लेट को हमें टोंटी के ठीक ऊपर पकड़ना है, जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। इस केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, जब ये भाप प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। संघनित होकर क्या बन जाती है, जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला ये जल संघनन द्वारा बना है। ठीक है, ये जो जल बना है बूंद बूंद करके आ रहा है प्लेट के नीचे से, तो ये एक संघनन द्वारा बना है। ठीक है, किससे द्वारा बना है, संघनन के द्वारा। ये जो भाप है, ये भाप कन्वर्ट होके संघनन के द्वारा जल बन जाती है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, वाष्प से जो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो रही है वाष्प, उसको हम क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है। जी हाँ, जब हम दूध उबालते हैं तो ठीक है, तो उसके ऊपर जो प्लेट रखी हुई होती है उस पर कुछ बूंदे जल की हम देखते हैं। ठीक है, तो ये संघनन की वजह से ही बूंदे उस पर आ जाती हैं। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है, जब इसका सारा जल वाष्पित होकर के इस प्लेट पर आ जाएगा और प्लेट से जो वाष्प है वो संघनित होकर जल के रूप में इस बीकर में आ जाएगी, तो इस केतली में क्या बचेगा, इस केतली में नमक और जल का मिश्रण था ना, तो जल तो उड़ गया, भाप बन गया। ठीक है, क्या बचेगा, अब इसमें नमक बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है, नमक छूट जाता है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, बाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। ठीक है, पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। ठीक
ठीक है, रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था संपूर्ण पैकेट को। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर उसने उसी विधि द्वारा नमक को अलग करने की कोशिश की, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। उसने क्या किया था, पूरा पैकेट नमक का थोड़े से रेत में मिला दिया था और फिर क्रियाकलाप 7 के द्वारा उसने क्या किया, नमक को अलग करने की कोशिश की। लेकिन जब वो नमक को अलग कर रही थी तो उसने तो पूरा पैकेट डाला था, बट उसको थोड़े से ही नमक की प्राप्ति हुई। लास्ट में उसको थोड़ा सा ही नमक मिला। तो उससे गलती कहाँ हुई, पूरा नमक उसको क्यों नहीं मिला। चलिए पहले आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर बताते हैं कि उसने क्या गलती की थी। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? नहीं, उसकी एक लिमिट होती है। पढ़ते हैं अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। हमने पाया कि कई पदार्थ जो हैं जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में क्या करते हैं, विलय कहते हैं। जो विलयन जल में घुल जाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, जल में विलय बोलते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। यदि हम जल की मात्रा तो निश्चित रख रहे हैं, मतलब जितना जल है उतना ही रहेगा, लेकिन जो पदार्थ जल में घुल रहा है उस पदार्थ की मात्रा को अगर हम बढ़ा दें तब क्या होगा। ठीक है, वही हम पढ़ेंगे तब क्या होगा। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक बिलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए। अब हम क्या करेंगे, उस जल में 1 चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है, और तब तक इसको चलाते रहेंगे चम्मच से जब तक कि ये 1 चम्मच नमक उस जल में घुल ना जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक और डालेंगे और फिर इसको भलीभांति बिलोड़ित करेंगे। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते जाएंगे और उसको घोलते जाएंगे। ठीक है, कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप ये पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक जो है बच जाता है। ठीक है, देखिए कुछ हद तक तो कुछ चम्मच तो वो घोल लेगा जल अपने में। ठीक है, फिर कुछ चम्मच के बाद जब हम और चम्मच नमक डालेंगे उसमें तो वो नहीं घुलेगा। वो क्या करेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, वो उस तली में बैठ जाएगा और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, मतलब वो कि सेटिस्फाइड हो गया है, अब इससे ज़्यादा वो अपने में नमक को नहीं घोल सकता। तो यह विलयन क्या कहलाता है, यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, ये सेटिस्फाइड विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, सैचुरेटेड विलयन कहलाता है। ठीक है, ये इसके बाद मतलब इस विलयन के बाद, इस लिमिट के बाद वो इससे ज़्यादा नमक को अपने में नहीं घोल सकता, तो इसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। यहाँ एक संकेत है जो ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। उसने क्या किया था, उसने रेत में, थोड़ी सी रेत में पूरा नमक का पैकेट घोल लिया था। ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा रेत लेनी चाहिए थी और ज़्यादा ही जल लेना चाहिए था जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमक घुल सके। उसने जल तो थोड़ा सा लिया, रेत थोड़ी सी, लेकिन उसने जो नमक का पैकेट था उसने पूरा नमक लिया, बहुत ज़्यादा नमक लिया, लेकिन इसलिए वो ज़्यादा नमक उसको घुल नहीं पाई, उस नमक में घुल नहीं पाया, उस जल में घुल नहीं पाया वो नमक सारा का सारा। अविलेय नमक क्या हुआ था, रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। जो नहीं घुल पाया उस जल में नमक, वो क्या हुआ उसके साथ, वो रेत के साथ मिल गया और उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी, लेकिन वो जल ज़्यादा यूज़ करके अपनी समस्या को हल कर सकती थी। ठीक है, कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। ठीक है, अब आप सोचिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए और ज़्यादा जल नहीं है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए उसको, क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? क्या उसी मात्रा में और नमक घोला जा सकता है, उसी जल में और नमक घोला जा सकता है? जी हाँ, हम उसी जल में और नमक को घोल सकते हैं। कैसे घोल सकते हैं, उस जल को गर्म करके। जी हाँ दोस्तों, गर्म करके हम उसमें और अधिक नमक को घोल सकते हैं। आइए अब पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके। ठीक है, इसको संतृप्त विलयन बनाना है। ठीक है, इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए।
ठीक है। अब इस संतृप्त विलयन में और थोड़ा सा नमक डालना है, फिर इसको गर्म करना है। क्या आप पाते हैं, आप क्या पाते हैं, बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ, जो नीचे बैठ गया था, जो एक्स्ट्रा नमक था उसका क्या हुआ। ठीक है, जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, नमक का क्या होगा। क्या अब ये घुल गया है, क्या नमक धीरे धीरे घुलना स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे हम उस जल को गर्म कर रहे हैं, वो जो तली वाला बैठा हुआ नमक है वो घुलना स्टार्ट हो गया है। यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस विलयन को गर्म करें तो इसमें और एक्स्ट्रा नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता। अब हम जब हमने उस विलयन को गर्म किया था तो उसमें नमक और एक्स्ट्रा घुल गया था, लेकिन जब हम उसको वापस से ठंडा करेंगे तो जो घोला गया एक्स्ट्रा नमक था वो वापस से पुनः उसकी तली में बैठा हुआ दिखाई देगा। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ठीक है, गर्म करने पर नमक को और हम संतृप्त विलयन से भी ज़्यादा नमक उसमें घोल सकते हैं। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है। आइए पता लगाते हैं। क्या जल में हम अलग अलग पदार्थों को जब हम घोलते हैं, मान लीजिए 1 गिलास जल में 1 चम्मच नमक घुल सकता है, तो क्या चीनी की मात्रा भी एक चम्मच ही घुलेगी उसमें। ठीक है, यही तो हमें पता लगाना है। क्रियाकलाप 10, 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। ठीक है, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए, तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1 चम्मच नमक को तब तक घोलते रहना है जब तक कि वो पूरा का पूरा घुल ना जाए। अब 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। अब उसमें एक चम्मच करके नमक डालते जाना है जब तक कि वो एक संतृप्त विलयन ना बन जाए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए। जो भी नमक 1 गिलास और आधे गिलास में घुला है उस नमक को हमें यहाँ रखना है। ठीक है, यहाँ लिखना है उस नमक की मात्रा को। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। अब उतने ही चम्मच चीनी हम नमक इसमें जल में घोलेंगे। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। ठीक है, आप कुछ और भी इसमें घोल सकते हैं, नमक या चीनी के अलावा कुछ और भी आप इसमें घोल सकते हैं। सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। जी हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए आधे कप जल में 2 चम्मच चीनी घुली है। ठीक है, तो हो सकता है उसी जल में 1 चम्मच नमक घोल पाए वो अपने आप में। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि एक लिमिटेड जल में हम विलय पदार्थों की अलग अलग मात्रा को घोल सकते हैं। क्या पता वो 1 चम्मच चीनी से ही संतृप्त विलयन बन जाए। ठीक है, और हो सकता है कि वो 2 चम्मच नमक से भी संतृप्त विलयन ना बने। ठीक है, तो विलय पदार्थों की अन्य अलग भिन्न भिन्न मात्राओं को जल अपने में घोल सकता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घुलने से विलयन बनता है और यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, सारांश पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ ये विधियां हैं। इनमें से किसी का भी यूज़ करके हम मिश्रण से उसके अवयवों को अलग कर सकते हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। जी हाँ, भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण जो है तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है।